जैसे कि हम जो चैप्टर 11th का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर अभी देखने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और क्या आपके लिए समझने लायक चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो हम देखने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट में इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव का मतलब होता है एक युग, एक टाइम पीरियड जो होता है उसको हम बोलते हैं, ये ईव का मतलब होता है एक युग, ठीक है, एक जो समय चलता है उसका। इकोनॉमी का मतलब होता है आपका अर्थव्यवस्था, है ना। तो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें भी क्लियर करते चलें। तो आपके लिए कुछ इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, ठीक है। ईव का मतलब होता है एक युग और इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता। तो एक युग चलता है हमारे यहाँ पे जो डिसाइड करता है किस चीज़ को, आपकी अर्थव्यवस्था को, आपकी इकोनॉमी को, जो आपके देश के अंदर चलती है, कितना पैसा आया, कितना गया, कहाँ से क्या इन्वेस्टमेंट होगा, ये सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे इसकी प्रोसेस को हम समझते चलते हैं लेवल बाय लेवल। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लो लेवल का मतलब होता है कम स्तर का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके बारे में। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है, एग्जामाइनिंग द स्ट्रक्चरल एक्सप्लॉइटेशन एंड स्टेगनेशन अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। एग्जामाइन किया गया था, मतलब इसका परीक्षण वगैरह किया गया था किस टाइम पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पीरियड पे, जब अंग्रेज़ों का भारत के ऊपर शासन था उस टाइम पे ये चीज़ें की गई थी, ठीक है। तो लो लेवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब एक तरीके से लो लेवल बोल सकते हो आप, जहाँ पे डेवलपमेंट ना के बराबर किया जाता है, ना कोई इंडस्ट्री है, कुछ भी नहीं है। तो इसके आगे हम देखते हैं टाइम पीरियड जो आता है प्री ब्रिटिश वर्सेस कॉलोनियल इकोनॉमी, मतलब ब्रिटिश के टाइम पीरियड से पहले और कॉलोनियल इकोनॉमी के बारे में। तो प्री ब्रिटिश इकोनॉमी पहले देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंट एंड एगेरियन। इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद और एगेरियन मतलब होता है कृषि युग। एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मेजोरिटी ऑफ पीपल। तो पुराने टाइम पे खेती एक ऐसा या स्वतंत्र रूप से खेती ही एक जीवन निर्वाह या आप बोल सकते हैं इकोनॉमी का मेन पार्ट था। तो भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है हड़प्पन सभ्यता से। दूसरा आता है हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनी हुई कला आकृति या चीज़ें। तो वर्ल्ड रिनाउंड फॉर एक्सक्वाइट टेक्सटाइल, मसलिन, डकाई, मलमल, मेटल वर्क एंड प्रीसियस स्टोन क्राफ्ट। मतलब भारत से बहुत सारी चीज़ें अलग अलग विदेशों में जाया करती थी और उसका उपयोग कहीं ना कहीं किया जाता है किसी न किसी तरीके पे। मतलब यहाँ पे कपड़े बनाए जाते थे हाथों से, चीज़ें बनाई जाती है, आपने पुराने मंदिर वगैरह देखेंगे हाथ की कलाकृति से उसको बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। दूसरा आ जाता है आपका जो टाइम पीरियड है इसका कॉलोनियल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। फीडर इकोनॉमी जो है रिड्यूस इंडियन टू अ प्राइमरी सप्लायर ऑफ चीप रॉ मटेरियल फ्रॉम ब्रिटेन इंडस्ट्रियल बेस। तो भारत से जो रॉ मटेरियल है वो ब्रिटेन सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। भारत की चीज़ें सप्लाई नहीं होती थी, रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे। इसके बाद कैप्टिव मार्केट क्रिएट अ मैसिव मार्केट टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चर फिनिश्ड प्रोडक्ट एट हायर मार्जिन। ब्रिटिश लोग वहाँ पे जो चीज़ें होती है उसको मैन्युफैक्चर करते थे, बनाते थे, इसके बाद वापस से ये मार्केट में, भारत में और अलग अलग देशों में भेजा करते थे। तो रॉ मटेरियल जो भारत से लेकर जाते थे वो कहाँ पे चीज़ें बनाते थे, ब्रिटेन के अंदर। तो इसलिए इसको फिनिश्ड गुड भी बोलते हैं या फाइनल गुड भी इसको बोलते हैं। फिनिश्ड गुड मतलब बन के पूरी तरीके से तैयार होना, बेचने लायक बन जाना। आगे देखते हैं अब इसके एग्रीकल्चरल सेक्टर स्टेगनेशन। आपको दिख रहा है ये क्या है, खेती कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं। इस टाइप से हमारे यहाँ बैलों से पहले खेती हुआ करती थी। स्टेगनेशन मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं वहाँ पे रुक गया या ठहर गया, है ना, या उसके ऊपर डिपेंडेंस। कॉजेज ऑफ रूरल बैकवर्डनेस, है ना, क्या कारण था, रूरल के जो ग्रामीण इलाके थे वो बैकवर्ड थे, काफ़ी पिछड़े हुए थे। तो पहले तो वहाँ पे चलता था जमींदारी सिस्टम, है ना। कारण क्या था, एक तो जमींदारी सिस्टम का। तो बंगाल प्रेसिडेंसी रेवेन्यू सिस्टम फॉर फिक्स्ड पेमेंट बाय ड्यू डेट्स एक्सप्लॉइटिंग कल्टिवेटर्स। मतलब ये क्या होते थे, पहले ज़मींदार लोगों के हाथों में रहता था खेती का पूरा हिसाब किताब देखना। तो ये लोग एक फिक्स टाइम से पहले आपसे क्या मांगते थे, टैक्स मांगते थे, भले ही आपकी खेती हुई हो या ना हुई हो। तो ये काफ़ी बड़ी डिपेंडेंसी रही है और काफ़ी एक तरीके से बोल सकते हैं डिमेरिट इसका रहा है। दूसरा आता है अगला आपका है कमर्शियलाइजेशन। अब ये क्या होता है,
फूड कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप इंडिगो फीड यूके इंडस्ट्रीज बट लीड सेवर फूड शॉर्टेज फेमाइन। तो भारत के अंदर जो अंग्रेजों ने एक इंडिगो की कल्टीवेशन स्टार्ट करी थी, नील की खेती, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा किसानों को क्या नुकसान उठाना पड़ा था। साथ में आ जाती है आपकी लो प्रोडक्टिविटी, अब कम उत्पादन की क्षमता जो रहती है वो, मिनिमल इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन फर्टिलाइजर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेफ्ट आउटपुट स्टेगनेंट। तो प्राइस उसी जगह पे आके ठहर जाता था और आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट इरिगेशन पे, सिंचाई पे, फर्टिलाइज़र पे और जो नई थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी थी उस पर कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्ट करना रहता था। तो ये भी कहीं ना कहीं एक लो प्रोडक्टिविटी का कारण रहा। तो आपके पास चीज़ें कम थी और उत्पादन कहीं ना कहीं बढ़ाना था। अब देखते हैं हम स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो क्षेत्र है वो, पहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें आता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, जैसे हैंडीक्राफ्ट व रूइंड बाय डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, फ्री रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट टू यूके ड्यूटी फ्री ब्रिटिश इंपोर्ट टू इंडिया। तो मतलब विदेश से भारत कोई सी चीज़ आती थी तो उसको भारत के अंदर टैक्स ना लेना, उसके अंदर कोई भी टैक्स नहीं लगता। जो भी चीज़ें कहाँ से ब्रिटेन से भारत आया करती थी वो सारी चीज़ें टैक्स फ्री हुआ करती थी, जिसके कारण जो हैंडीक्राफ्ट थे, हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है हाथ के कारीगर जो होते हैं वो ना, हैंडीक्राफ्ट हम उनको बोलते हैं। लॉफ साइडेड स्ट्रक्चर, अब ये क्या होता है, एक स्ट्रक्चर जिसमें कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज पर इंटेंशनली निग्लेक्टेड टू इंश्योर परपेचुअल इंडियन रिलायंस ऑन ब्रिटिश हैवी मशीनरी। तो भारत की जो भी चीज़ें थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी और अंग्रेज़ों की चीज़ें क्या हो रही थी, यहाँ पे कहीं ना कहीं बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और जो इंडस्ट्रीज थी हमारी कैपिटल गुड्स वगैरह उसको निगलेक्ट किया जा रहा था, है ना। उसको कोई भी क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से रेपुटेशन उसको नहीं दी जा रही थी, रिस्पेक्ट वगैरह जो भी थी। लिमिटेड पब्लिक सेक्टर का लिमिटेशन होना। स्टेट ऑपरेशन वॉज स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू रेलवेज, पावर पोर्ट्स एंड टेलीग्राफ टू सॉर्ट कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स। अंग्रेजों को बहुत सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की ज़रूरत थी, लेकिन लो इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण और कैपिटल गुड्स कम होने के कारण वो ये चीज़ें नहीं कर पाए थे। जैसे रेलवे बनाना है, पोर्ट बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है और टेलीग्राफ वगैरह का नेटवर्क बढ़ाना है, ये सारी चीज़ों में उनको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर 1947, ये आपने 10th NCERT में भी देख रखा होगा। अब कौन सी 1947 के टाइम पे कौन सी चीज़ का जीडीपी में या जो हम बोल सकते हैं कितना % भागीदारी रही है, तो ये देखो ये एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर का पोर्शन जितना भी ये ब्लू कलर से दिख रहा है ये सारा एग्रीकल्चर का है आपका। सर्विस सेक्टर मात्र 18% सर्विस सेक्टर का ये वाला एरिया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है इतना 10%, ये मैन्युफैक्चरिंग, मतलब 72% किसका था आपके उसमें पार्ट जो था ये वाला, ये एग्रीकल्चर का था। ये वाला सर्विस सेक्टर और 10% मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग तो आपकी निगलेक्टेबल मान सकते हो आप। तो सारी की सारी चीज़ें का डिपेंडेंस किस पे था, प्राइमरी एग्रीकल्चर, है ना, विथ निग्लिजिबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भारत में ना के बराबर होता था। आगे देखते हैं फॉरेन ट्रेड विथ वेल्थ ड्रेन, है ना। फॉरेन से मतलब फॉरेन विदेश से जो व्यापार की सामग्री आती थी, फॉरेन आप बोल सकते हो किसको, विदेश, और ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। वेल्थ एक तरीके से जो भी आपकी कीमत होती है, और ड्रेन का मतलब हो सकता है एक तरीके से बहना या चलना, बहन या फिर एक तरीके से चलाना। तो ये सारी चीज़ें कौन के हैंडओवर चलती थी, ब्रिटिश के लिए। मोनोपोली ट्रेड कंट्रोल, ये होता है एक तरीके का ऐसा ट्रेड कंट्रोल जो कोई सी एक ही कंपनी कहीं ना कहीं करती है या उसके कंट्रोल पूरे उस पर रहता है। तो ओवर 50% ट्रेड वॉज, नहीं इसमें मुझे नहीं, ओवर 50% ट्रेड वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, फर्दर एक्सेलरेटेड बाय द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनल, है ना। 50% जो ट्रेड था वो रेस्ट्रिक्टेड था, ब्रिटिश के एक्सेलरेशन के कारण एक नहर बनाई गई जिससे इनका क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं बढ़ा है। दूसरा आता है आपका ट्रेड पैटर्न है नेट एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी रॉ मटेरियल लाइक सिल्क, कॉटन, इंडिगो एंड नेट इम्पोर्टर ऑफ ब्रिटिश फिनिश्ड ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स। नई नई चीज़ें बनना स्टार्ट हो गई है सिल्क के, कॉटन और इंडिगो से, जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर थे उसके द्वारा। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, जो भारत की जो भी बोल सकते हो आप
सामग्री है, वेल्थ है, इनकम है, वो धीरे धीरे उसका भी प्रचलन यूज़ कौन कर रहे थे? ब्रिटिश कर रहे हैं। लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेटेड वॉज ड्रेन्ड टू पे यूके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, आर्मी कॉस्ट एंड वार डेट। तो भारत का जो पैसा था अंग्रेजों ने क्या करा था? यूज़ करा था अपनी आर्मी के लिए, और वार में जो भी लड़ाई वगैरह हो रही थी उसके लिए, मतलब भारत से टैक्स वसूलते थे और अपने देश के लिए यूज़ करते थे। कॉलोनियल शिपिंग एंड फॉरेन ट्रेड। कॉलोनियल शिपिंग मतलब ये क्या करते हैं? पूरा व्यापार समुद्र मार्ग से करते थे और अलग अलग देशों के अंदर। डेमोग्राफिक इंडिकेटर। डेमोग्राफिक हम बोलते हैं किसी भी भूमि का जो इंडिकेशन होता है वो। तो 32 ईयर ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसका मतलब होता है कि एक आम व्यक्ति कितने साल तक जीता है, तो 32 ईयर तक की। डेमोग्राफिक फीचर क्या है? लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट जो था वो 16% विथ फीमेल, और लिटरेसी एटा जो ओवरऑल था वो 16% था, और फीमेल का जो लिटरेसी रेट था वो 7% था। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो शिशु मृत्यु दर है वो स्टेगिंग 218 पर 1000 लाइफ बर्थ, मतलब 1000 बच्चों में से 218 की मौत, कंपेयर टू 28/1000। मतलब आज के टाइम 1000 में से 28 बच्चे की डेथ होती है, अगर अच्छी फैसिलिटी के कारण भी, तो यहाँ पे मात्र 1000 में से 218 की डेथ होती है, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन या मेडिकल हेल्थ केयरिंग वगैरह कम थे। ग्रेट डिवाइड 1921 मार्क द ईयर ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम फ्लक्चुएटिंग ग्रोथ टू कंटिन्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। टाइम टू टाइम क्या होता है? फ्लक्चुएशन इसमें चलता रहता है 1921 के बाद। आगे बढ़ते हैं कि सेक्टरल समरी 1947। अब क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो ये इधर सेक्टर है आपका, इधर स्टेटस ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ प्राइमरी कॉलोनियल का कोर्स क्या कारण है, तो हम नंबर वाइज देखते हैं। पहला है एग्रीकल्चर सेक्टर। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें स्टेगनेंट आउटपुट एंड लो यील्ड, सारा आउटपुट जो निकलता था अनाज वगैरह वो सेम था, जैसा था वैसा, और लो यील्ड होती थी, मतलब उसका उत्पादन कम होता था। जमींदारी सिस्टम एंड कमर्शियलाइजेशन, उस टाइम पे अंग्रेजों के टाइम पे जमींदारी सिस्टम चलता था। इंडस्ट्री के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रूइंड क्राफ्ट। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब भारत के अंदर भी इंडस्ट्री नहीं बनाना, और जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें जो बेचता था उसको भी ख़त्म करना। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश की जो टैरिफ पॉलिसी थी उससे ये ख़त्म कर दिया। फॉरेन ट्रेड एक्सपोर्ट सरप्लस विद वेल्थ ट्रेन, मतलब भारत से खूब पैसा भी लूटते थे और काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट भी करते थे वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में, और बन के कहाँ से मिलती थी? ब्रिटेन से। ब्रिटिश ट्रेड मोनोपोली एंड स्विच कैनल कंट्रोल, ब्रिटिश की जो ट्रेड की मोनोपोली थी वो खुद के पास थी, मतलब एक ही देश के लोग पूरा व्यापार कर सकते हैं, और स्विच कैनल पे कंट्रोल, इनका काफ़ी बड़ी चीज़ें थी। डेमोग्राफी होती है वहाँ की भूमि जैसी भी थी कंडीशन। लो लिटरेसी रेट और लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, शिक्षित साक्षरता दर थी वो 16% थी, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम थी। लेक ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मास पॉवर्टी, गरीबी और पब्लिक हेल्थ के कारण ये कम था। अब कुछ देख लेते हैं क्या माइलस्टोन रहे हैं। जैसे 1850 में इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया बाय ब्रिटिश रूलर, ब्रिटिश रूलर के द्वारा 1850 के बाद रेलवे चलाई गई। दूसरा इनका था 1869 में ओपनिंग ऑफ सुएज कैनल स्ट्रेंथिंग द ब्रिटिश ट्रेड मोनोपोली। 1869 था उसमें सुएज कैनल की ओपनिंग शुरुआत होती है, और ब्रिटिश ट्रेड जो मोनोपोली है उसको क्या मिल जाती है? आपकी मजबूती मिल जाती है। 1907 एक नई स्वदेशी कंपनी टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन जमशेदपुर में ओपन होती है, भारत की खुद की ये निजी कंपनी रहती है। 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन इंडिया डेमोग्राफिक हिस्ट्री, 1921 भारत के अंदर क्या होती है? काफ़ी सारी चीज़ें डिवाइड हो जाती है इंडस्ट्री वगैरह के अंदर ना, इंडस्ट्री भारत की खुद की बनना भी स्टार्ट हो जाती है इस टाइम पीरियड में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में जान लेते हैं। रेलवे जो है फोस्टर्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बट ब्रोक ब्लेज सेल्फ सफिशिएंसी, तो कमर्शियलाइजेशन तो बढ़ रहा था एग्रीकल्चर का, बट ब्रोक ब्लेज सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब गांव के लोग थे उनको अच्छी आमदनी नहीं मिल रही थी। रोड भी बिल्ट प्राइमरीली टू मोबिलाइज आर्मी यूनिट्स एंड ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल टू पोर्ट, जो रोडवे था, रोड नेटवर्क प्राइमरी काम करता था आर्मी यूनिट्स को ट्रांसपोर्ट करना रॉ मटेरियल के साथ पोर्ट तक। अगला आता है टेलीग्राफ, ये इस टाइप का टेलीग्राफ दिखता है आपका। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस एक्सक्लूसिवली टू मेंटेन कॉलोनियल लॉ एंड ऑर्डर, अंग्रेजों के नियम कायदे को मैनेज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था।
चैप्टर फर्स्ट का ओवरव्यू कहीं ना कहीं कंप्लीट है। हमने जो भी चीज़ें देखी वो 11th क्लास की एनसीईआरटी के हिसाब से, और चीज़ें क्या थी, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चैप्टर सेकंड है इंडियन इकोनॉमी 1952-1909, जो हम अगले पार्ट में कहीं ना कहीं देखने वाले हैं। ठीक है, और जो भी हमारे पास सोर्स लिए हैं हमने, तो इन कुछ चीज़ों से थोड़े बहुत सोर्स हमें मिले हैं। तो आज की वीडियो हो सकता है आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल हो, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट के बारे में सारी जानकारी दी है। तो इसी टाइप के जो टॉपिक है उसको शॉर्ट में डेफिनेशन के साथ और जो भी हो सकता है उस तरीके से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।